नमस्कार। आज हम विष्णु प्रभाकर की एकांकी ममता का विष की चर्चा करेंगे। यह एकांकी बीए द्वितीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम में निर्धारित है। इस एकांकी के प्रमुख पात्र हैं सुशील, सुशील की माँ चंद्रा, सुशील के पिता डॉक्टर। एकांकी का जब प्रारंभ होता है तो सुशील और उसकी माँ का वार्तालाप सामने आता है। सुशील अपनी माँ से पूछता है कि पिताजी कहाँ गए हैं, मैंने उन्हें अपने कॉलेज की फ़ीस भरवाने के लिए कहा था। तो माँ बताती है कि शायद डॉक्टर के पास गए हैं। दोनों की बातचीत से पता लगता है कि सुशील कुछ समय से बीमार चल रहा है। उसे बार बार बुखार आ जाता है। 3 बार बुखार उतर गया है और फिर बार बार बुखार आ जाता है। दोनों बातचीत करते हैं। उसमें माँ अपने बच्चे को कहती है कि मैं तो यही चाहती हूँ कि तू हमेशा स्वस्थ रहे, मेरे पास रहे। वह उससे पूछती है कि तू अपने भाइयों की तरह मुझे छोड़कर तो नहीं चला जाएगा। तो वह कहता है कि नहीं, मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूँगा और मैं डॉक्टर बनूँगा और यहीं रह कर के लोगों की सेवा करूँगा। सुशील कहता है, हाँ माँ, इधर दूर दूर तक कोई अच्छा डॉक्टर नहीं है। रोग बेरोक टोक शिकार खेलते रहते हैं। भला ऐसी हालत में देश कैसे उन्नति कर सकता है। जब देश की बात करता है तो सुशील की माँ कहती है कि तुम्हें तो बेटा बस देश की लगी रहती है। मैं कहती हूँ देश की चिंता पीछे करना, पहले अपने को तो देख। अर्थात वह चाहती है कि पहले सुशील अपनी देखभाल करे, स्वस्थ हो, फिर दूसरी बातें सोचे। फिर वह कहती है कि मैंने तो तुम्हें इस तरह की बातें नहीं सिखाई। तुम ये जो देश सेवा, कर्तव्य, मानवता ऐसी बातें करते हो, मैंने तो तुम्हें नहीं सिखाई। ये बातें तुमने कहाँ से सीखी है। तो सुशील कहता है कि माँ, तुम्हारे ही तो बेटे हैं, तुमने ही तो हमारा सृजन किया है। फिर वह आगे कहता है कि तुम्हारे मन में ये सब बातें छिपी रहती है, तुम्हें पता नहीं चलता इस बात का। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। तो सुशील कहता है कि कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है, शायद पिताजी आए हैं। सुशील की माँ दरवाज़ा खोलने जाती है और जाते जाते वह मन ही मन सोचती जाती है कि समझ में नहीं आता, मेरे बेटे होकर भी ये कैसी बातें करते हैं। हर वक्त देश, कर्तव्य, मानवता की रट लगाए रहते हैं। यही रट लगाते लगाते इसके सब भाई चले गए। यह भी चला जाएगा, यह भी चला जाएगा। सुशील जो मेरी आखिरी संतान है, जो मेरी आखिरी आशा है, यह भी चला जाएगा। और माता भावुक हो जाती है। तभी दरवाजे पर फिर दस्तक होती है और वह खोलती हूँ की आवाज़ लगाती हुई आगे बढ़ती है। दरवाज़ा खोलने पर सामने चंद्रा आई हुई होती है। चंद्रा को देख करके वह पूछती है सुशील की माँ कि अरे तू कब आई बेटी। तो वह बताती है कि अभी शाम को ही आई हूँ और माँ से मुझे पता लगा कि सुशील बुखार से पीड़ित है, इसलिए उसे देखने के लिए चली आई। माँ और चंद्रा की बातें होती है और उन बातों में माँ जो है अपनी पीड़ा भी व्यक्त करती है। वह बताती है कि उसके 14 बेटे थे और 14 बेटे एक एक करके किस प्रकार चले गए। चंद्रा से बातचीत में सारी बातें स्पष्ट होती है। वह कहती है कि हाँ बेटी, 14 बेटे थे और आज मेरे पास केवल एक बच्चा है, वह भी जाने की रट लगाता रहता है। सुशील जो एक ही बेटा बचा है माँ का, वह आज बीमार है। तो माँ को अपने सभी बेटों के बारे में याद आ रही है कि कैसे उसके 14 बेटे थे और सभी चले गए। 14 बेटों की माँ होकर भी
आज बिल्कुल अकेली सी हो गई हूँ। तो चंद्रा पूछती है, सुना है चाची आपके कुछ बेटे तो देशावर कमाने गए थे। माँ कहती है, पर मुझसे क्या पूछ कर गए थे, जब जी में आया चल दिए। मैं तो जैसे उनकी कुछ थी ही नहीं, देश ही उनका सब कुछ था। 3 तो किसी बम पार्टी में थे। अर्थात जो बेटे माँ के पास थे वे सब देश सेवा के व्रत लेकर के अपने आप ही चले गए। 14 बेटों में से 7 तो बचपन में ही राम ने बुला लिए, अर्थात 7 को तो मृत्यु आ चुकी है। 3 बड़े होकर के बम पार्टी में चले गए, अर्थात क्रांतिकारी दल में चले गए। 2 कहीं समंदर पार के देश में चले गए, अर्थात विदेश यात्रा पर विदेश में नौकरी इत्यादि के लिए चले गए। उनका तो कुछ पता ही नहीं लगा और इन्हें उनके बारे में कोई खबर, कोई सूचना नहीं है कि वे जीवित हैं अथवा नहीं। इस प्रकार जो एक बेटा बचा था, जिसका नाम एकांकी में कुशल बताया गया है, वह भी विवाह के बाद चला गया। अब अंत में केवल सुशील बचा है, जो अभी बुखार से पीड़ित है और जिसकी सेवा में, जिसकी दवाई इत्यादि देने में माँ दिन रात लगी रहती है कि बेटा शीघ्र ही स्वस्थ हो जाए। माँ अपनी पीड़ा को आगे फिर व्यक्त करती है। जब चंद्रा पूछती है कि कुशल जब गया था तो उसने चिट्ठी लिखी होगी, कभी आपसे कुछ सूचना आपको भेजी होगी, तो माँ कहती है कि चिट्ठी लिखने से क्या बनता है, बेटा तो गया ही, मुझे किसी ने कुछ समझा ही नहीं। सदा कहते रहे माँ तुझसे भी बड़ी एक और माँ है। अर्थात वे मातृभूमि के लिए, देश के लिए अपने घर परिवार को भी भुला बैठे। कभी अपनी माँ के बारे में सोचा ही नहीं कि 14 बेटों को जन्म देकर जो बिल्कुल अकेली रह रही है, उसके प्रति भी उनका कर्तव्य है। और इस माँ को इस बात की पीड़ा है कि उन्होंने मातृभूमि को ही सब कुछ समझा, मेरे बारे में कभी नहीं सोचा, ना मेरे से कभी पूछा। सब यही कहते रहे कि माँ तुमसे भी बड़ी एक और माँ है। आगे माँ कहती है, बेटी वे लोग देश को बड़ी माँ कहते थे, वह तुम्हारी भी माँ है, वह हम सबकी माँ है। कुशल भी यही लिखकर रख गया था, बड़ी माँ ने बुलाया है, जा रहा हूँ, मेरी राह न देखना। अर्थात देश के प्रति कर्तव्य मुझे बुला रहा है और मैं जा रहा हूँ, मेरे आने की कोई उम्मीद मत रखना, मेरी राह न देखना। न जाने किसने उन्हें यह सिखाया था। माँ कहती है कि मैंने तो कभी उन्हें ये बातें नहीं सिखाई, पता नहीं उन्होंने ये सब बातें कहाँ से सीख ली। हम जिन्होंने उन्हें पाला पोसा, उनके लिए कष्ट सहे, उनके कुछ भी नहीं रहे, और वे जिन्हें कोई जानता तक नहीं, उनके सब कुछ हो गए। माँ की पीड़ा अभिव्यक्त हो रही है कि हमने उन्हें पाला पोसा, बड़ा किया, हमारे प्रति उनका कोई कर्तव्य नहीं बना, और जिन्होंने कुछ नहीं किया उनके लिए वे अपना सब कुछ न्योछावर करने चल दिए। इस प्रकार की बातें माँ और चंद्रा के बीच में होती रहती है। तभी दरवाजे पर फिर दस्तक होती है तो और उधर से सुशील भी आवाज़ लगाता है। माँ जो है सुशील के पास जाती है और चंद्रा को दरवाज़ा खोलने के लिए कहती है। दरवाज़ा खोलने पर डॉक्टर और सुशील के पिता सामने दिखाई देते हैं। डॉक्टर सुशील को देखता है, उसके पास जाता है तो उन्हें पता लगता है कि सुशील को फिर बुखार आ रहा है। जाड़ा लग कर के उसको बुखार आ जाता है। डॉक्टर को समझ नहीं आता है कि उसको बार बार बुखार क्यों आता है। दवाएं उचित तरीके से दी जा रही है,
वह माँ से पूछता है कि दवाएं तो आप दे रही है ना समय पर, कोई बद परहेजी भी नहीं हो रही। तो उसको डॉक्टर को चिंता हो जाती है कि जब नियमित रूप से दवाएं दी जा रही है, बद परहेजी भी नहीं है, समय की पाबंदी है, सब कार्य नियम पूर्वक सही चल रहा है, तो फिर ऐसा क्या है कि जिससे बार बार बुखार आ जाता है। डॉक्टर कुछ भी नहीं समझ आ पाता है। वह कहता है कि अभी तो मैं इंजेक्शन दे दूंगा, सुई लगा दूंगा, लेकिन मुझे फिर अपने किसी सीनियर डॉक्टर से सलाह करनी पड़ेगी। डॉक्टर और माँ की बातचीत होती है, उसमें माँ फिर अपनी पीड़ा व्यक्त करती है। डॉक्टर भी उसकी बात को समझता है। डॉक्टर कहता है कि अब उसको जो बुखार आया है, इसको उतरने में 4-5 दिन लग सकते हैं, पर बार बार ये बुखार आना ठीक नहीं है, यह बंद होना चाहिए, कमज़ोरी बढ़ती है। यह तो सुशील की इच्छा शक्ति है जो उसकी रक्षा कर रही है। सुशील कॉलेज में जाने के लिए जल्दी ठीक होना चाहता है और उसकी यही इच्छा शक्ति जो है उसे जल्दी ठीक करती है। डॉक्टर भी इसी ओर इशारा करता है। माँ कहती है, डॉक्टर साहब आप तो जानते हैं कि 14 बेटों में यही एक बचा है। अपनी जान देकर भी मैं इसे बचाना चाहती हूँ। यही मेरा सब कुछ है, मेरा जीवन, मेरी दुनिया, मेरा धन, मेरा घर बार। डॉक्टर मेरे प्राण इसी में बसे हैं। मैं इसके लिए जो भी कहोगे करूँगी। अर्थात माँ जो है अपने पुत्र को बचाने के लिए, उसको अपने पास बनाए रखने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। डॉक्टर भी यही कहता है कि मैं जानता हूँ आप अपने बेटे के लिए सब कुछ कर सकती हैं, लेकिन आप घबराइए नहीं, अभी आप उसका ध्यान रखिए, बाकी मैं संभालने की कोशिश करता हूँ और अब आगे जाकर मैं बड़े डॉक्टर से सलाह भी करूँगा। फिर डॉक्टर जो है दूसरी दवाई भिजवाने के लिए सुशील के पिता को साथ लेकर के वहाँ से निकल जाता है। दोनों चलते चलते बातचीत करते हैं, जिनमें दोनों के मन की चिंता प्रकट होती है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि बार बार बुखार आ करके आ जाता है, उतरता है, फिर आ जाता है। फिर डॉक्टर कहता है कि अभी तो सुई लगाता हूँ, फिर इस समस्या पर विचार करूँगा और डॉक्टरों को दिखाऊँगा। शायद सुशील को कहीं बाहर भी भेजना पड़े, जलवायु बदलना ठीक रहता है। वह सभी संभावनाओं पर सोचता है डॉक्टर कि अगर जलवायु का प्रभाव है तो हो सकता है इसको ठीक करने के लिए कहीं बाहर भी भेजना पड़े। तो मैं इसके लिए अपने से बड़े डॉक्टर्स से बात करूँगा, इस पर विचार करूँगा। सुशील का पिता कहता है, डॉक्टर हम लोग गरीब आदमी हैं, पर आप जो कहेंगे करेंगे। अर्थात सुशील के माता पिता दोनों ही अपने पुत्र के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं कि उसको बचाने के लिए, उसको स्वस्थ करने के लिए जो कुछ डॉक्टर कहेगा हम वह करने को तैयार हैं। वही चर्चा फिर आती है कि एक एक करके 14 बेटे तुम्हें छोड़ करके चले गए हैं। तो सुशील का पिता कहता है कि बेटे अपना काम करते हैं और माँ बाप अपना। डॉक्टर साहब दुख मुझे भी होता है, पर दुख करने से क्या मैं उन्हें पा सकता था? हाँ, उनकी माँ की बात दूसरी है, अर्थात कि चिंता करने से, दुख करने से कुछ हासिल नहीं होता। लेकिन जो सुशील की माँ है उसकी चिंता को अनदेखा नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह तो एक माँ है और माँ ने अपने बच्चों को बड़ा करने में अपने आप को ख़त्म कर दिया है। बेचारी ने अपने को मिटा ही डाला है, पर मिला उसे कुछ भी नहीं, एक भी पुत्र उसके पास नहीं रहा। इसलिए वह कहता है कि सोचता हूँ सुशील बना रहे तो उसे कुछ शांति मिलेगी। इस तरह से दोनों बातचीत करते हैं। फिर अंतराल आता है
और उसके बाद में डॉक्टर और सुशील के पिता की बातचीत होती है। फिर वे सुशील के स्वास्थ्य की बात करते हैं और डॉक्टर एक निर्णय लेता है कि मैं रोगी का अध्ययन करना चाहता हूँ, इसलिए मैं कुछ रात सुशील की निगरानी करते हुए आपके घर पर ही रुकना चाहता हूँ। कोई ऐसा कमरा बताइए, ऐसी जगह हो जिसमें से किसी को पता भी ना लगे और मैं सुशील पर, उसके कमरे पर निगरानी रख सकूं। तो सुशील का पिता डॉक्टर को बैठक में ठहरा देता है, जहाँ की खिड़की में से सीधे सुशील पर नज़र रखी जा सकती है। सुशील के पास आने जाने वाले पर भी ध्यान रखा जा सकता है। डॉक्टर सुशील के पिता को कहता है कि हमें रात भर जाग करके कुछ दिन पहरा देना होगा। हम बारी बारी से ध्यान रखेंगे कि सुशील के पास कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। फिर रात को दोनों उस कमरे में बैठक में इकट्ठे हो जाते हैं। पहले सुशील का पिता जागता है और डॉक्टर पहरा देता है। फिर डॉक्टर कुछ समय के लिए आराम करता है और सुशील का पिता जागता है। उस समय डॉक्टर और पिता की बातचीत होती है, तो पिता को लगता है कि कहीं डॉक्टर कोई भूत वगैरह की बात तो नहीं कर रहा, जो रात भर वह जाग रहा है। 2 बजने वाले हैं, तो अब मैं बैठता हूँ, आप लेट जाइए। डॉक्टर: हाँ, मैं अब लेट सकता हूँ, पर आप सजग रहिए। कमरे में कोई भी आहट हो, कोई भी नई बात हो तो उसी क्षण मुझे जगा दीजिए। पिता कहता है: डॉक्टर साहब, क्या आप भूतों में विश्वास करते हैं? डॉक्टर कहता है: कभी कभी करना पड़ता है, परंतु जनता के और हमारे भूतों में अंतर है। जनता के भूत काल्पनिक होते हैं, जिनका कोई आधार नहीं होता। हमारे भूत ठोस होते हैं और वे हमारे अंदर रहते हैं। डॉक्टर जिस चीज़ का पता लगाना चाह रहा है वह उसी ओर इशारा कर रहा है यहाँ पर, कि जो सामान्य जनता के भूत होते हैं वे काल्पनिक होते हैं। वह व्यक्ति के मन का ही एक वहम होता है, मन की ही एक कल्पना होती है, जिनके पीछे कोई आधार नहीं होता। लेकिन मैं जिस भूत को, जिस वजह को ढूंढने का प्रयास कर रहा हूँ, उसके पीछे कोई ठोस आधार है, और वह भूत कहीं बाहर नहीं है, कहीं हमारे ही भीतर है, हमारे ही अंदर है, और मैं उसी को ढूंढने का, उसी को पता लगाने का प्रयास कर रहा हूँ। और इस प्रकार बातचीत करके डॉक्टर सो जाता है और सुशील के पिता को होशियार, सजग रहने के लिए कहता है। थोड़ी देर बाद में सुशील के कमरे में कोई छाया मूर्ति सी दिखाई देती है, जो धीरे धीरे सुशील के पास आती है, सुशील के मुख को चूमती है, उसकी चादर को उतारती है, खिड़की खोलती है और फिर दवाई की शीशी उठा लेती है। दवाई की शीशी उठाती है और उसका कॉर्क खोल देती है और फिर उसे चिलमची में उलट देती है। जो दवा है वह चिलमची में डाल देती है। तभी डॉक्टर को पता लगता है कि अरे, वह तो सुशील की माँ है। जो छाया मूर्ति है वह कोई और नहीं है, सुशील की माँ है। डॉक्टर और सुशील के पिता दोनों दौड़ करके सुशील के कमरे में जाते हैं। जैसे ही अचानक वह सुशील की माँ डॉक्टर और सुशील के पिता को सामने देखती है, वह बेहोश होकर गिर जाती है और बेहोशी में वह बोलती है, सुशील, अच्छा हो रहा है,
वह अच्छा हो जाएगा, अच्छा होकर कॉलेज जाएगा, डॉक्टर बनेगा और फिर कहीं चला जाएगा, मुझे छोड़ जाएगा। वह फिर नहीं लौटेगा, उसके भाई भी नहीं लौटे थे। नहीं नहीं, वह मुझे नहीं छोड़ सकता, वह शहर नहीं जा सकता, मैं उसे नहीं जाने दूंगी, नहीं जाने दूंगी। अर्थात सुशील के बीमार होने, सुशील के बार बार बीमार पड़ने के पीछे माँ ही वह कारण थी। वह नहीं चाहती थी कि सुशील स्वस्थ हो। उसको डर था कि सुशील स्वस्थ हो जाएगा तो वह कॉलेज जाने लगेगा, कॉलेज जाएगा, डॉक्टर बनेगा और फिर मुझे छोड़कर हमेशा के लिए चला जाएगा, जैसे उसके बाकी भाई उसे छोड़ करके चले गए थे। वह फिर कभी लौट करके नहीं आएगा, क्योंकि उसके भाई कभी लौट कर नहीं आए। तो वह चाहती है कि मैं अब सुशील को नहीं जाने दूंगी। उसको नहीं जाने देने के लिए वह उसको बीमार ही रखना चाहती है, उसे स्वस्थ नहीं होने देना चाहती। इसलिए वह उसको दवाई नहीं देती है, उसकी दवाई को चिलमची में उड़ेल देती है। और ऐसा सब कुछ वह अर्धचेतन अवस्था में करती है, बेहोशी में करती है। बिल्कुल जागृत अवस्था में वह ऐसा नहीं करती। जागृत अवस्था में उसे कुछ भी ध्यान नहीं रहता। उसके मन के भीतर कहीं यह डर बैठा हुआ है कि सुशील मुझे छोड़कर चला जाएगा, और इस डर के कारण वह अचेतन अर्धचेतन की अवस्था में ऐसा कार्य करती है कि दवाई सुशील को ना दे करके चिलमची में उड़ेल देती है। डॉक्टर कहता है कि यह माँ ही है जो अपने ही हाथों से अपने बेटे की हत्या कर रही है, पर वह जानबूझकर कुछ नहीं करती। ममता ने उसे पागल बना दिया है। होश में आने पर वह स्वयं नहीं जानती कि वह क्या करती है। उसे अपना समझती है, केवल अपना। सुशील को वह केवल अपना समझती है कि उस पर केवल मेरा अधिकार है, और यही स्वार्थ है उसका। स्वार्थ यही है कि वह उसे छोड़कर नहीं जाए, और अपने इसी स्वार्थ को पूरा होने के लिए, इसी स्वार्थ को पूरा करने के लिए वह उसे स्वस्थ भी नहीं होने देना चाहती। स्वस्थ होते ही तो उसके जाने का डर उसको सताता है, और यही स्वार्थ जो है, यही ममता का विष है। माँ की ममता ही अपने बच्चे के लिए जहर का काम कर रही है, उसके प्राणों की दुश्मन बनी हुई है। इसलिए इस एकांकी का शीर्षक ममता का विष रखा गया है कि यह ममता का विष जो है, ममता का जहर जो है, अपने ही पुत्र को बीमार कर रहा है, अपने ही पुत्र को हत्या की ओर धकेल रहा है। वह मृत्यु की ओर आगे बढ़ रहा है, रोगी है, उसकी बीमारी बढ़ रही है, उसका शरीर क्षीण हो रहा है, लेकिन फिर भी वह उसे दवाई नहीं देती है, क्योंकि दवाई देते ही वह ठीक हो जाएगा, और ठीक हो जाते ही वह चला जाएगा। यह डर दिन रात माँ को सताता रहता है, और यह डर उसके मन के भीतर इतना बैठ गया है कि वह अचेतन अवस्था में, अर्धचेतन अवस्था में भी अपने पुत्र को रोके रखने का प्रयास करती है। इस प्रकार यह ममता का विष एकांकी अत्यंत ही भावुकतापूर्ण और मार्मिक एकांकी है, जिसमें विष्णु प्रभाकर ने एक माँ की पीड़ा, एक माँ की विवशता, माँ के भय और उसके परिणाम का वर्णन किया है।